हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएस एंड यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए संभावित प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आप लोग कृपया इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी मित्रों को जोड़ें। तो दोस्तों, ये जो हमारी क्लास है ये आपको पर जो सप्ताह में एक बार आपको मिला करेगी, वो भी मंगलवार को। तो आप लोग कृपया इस क्लास को देखना ना भूलें। इसमें हम आपको ऐसे ऐसे प्रश्न लाते हैं जो कि यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि आपसे क्या बताया जाए। एग्जैक्ट आपको यही प्रश्न यूपी पीसीएस में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो आप लोग जो यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर पेपर है, अगर आप उसे करते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि हाँ, जो हमारी क्लास है जो सप्ताह में आपको एक बार मिला करेगी मंगलवार को, वह इतनी महत्वपूर्ण है कि आप लोगों से क्या बताया जाए। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने सभी मित्रों को जोड़ें, फिर हम आगे चलते हैं और आज का ये टॉपिक डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं आज का ये हम संभावित प्रश्नों की जो सीरीज हमारी चल रही है उसके स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे फ्रेंड को शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने अपने सारे फ्रेंडों के पास शेयर कर दिया है तो चलते हैं हम पहला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। आपको फ्रेंड्स दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि आपको दिया गया है कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो आप लोग आंसर बताइए, हम आपके आंसर का वेट करते हैं। सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर बताइए इसका कि कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। आपसे पूछा गया बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, पहला ही प्रश्न, और इसमें बहुत सारे लोगों को गलत होगा। बताइए आप लोग इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका आंसर जो है वह दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, जो मानक समय है, मानक समय वह एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो आपका आंसर जो फ्रेंड्स बनेगा इसका वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। आप लोगों को आंसर बताना है कि दिन रात जिस कारण होते हैं वह कारण क्या है। आप लोग आंसर बताइए, हम आपके आंसर का वेट करते हैं। आपको दिया गया है भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण, पृथ्वी की अक्ष का झुकाव और 91 डिग्री पश्चिम। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्या कारण है दिन और रात बनने का। बहुत ही लाजवाब प्रश्न आज की इस प्रैक्टिस सेट में रखे गए हैं, जो हमारी संभावित प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो आप लोग कृपया इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। ये क्लास आपको पर डे मंगलवार को मिला करेगी, तो आप लोग इसे देखना ना भूलें। तो आप लोग इसका आंसर क्या दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह बी, जो परिभ्रमण है। आप लोग आशा करते हैं कि आपको परिभ्रमण और परिक्रमण का जो कॉन्सेप्ट है वह समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं। अगर नहीं आता तो आप लोग इसे सुनिए। अगर आप कोई मंदिर जाते हैं और मंदिर में जो मंदिर की अगर आप चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वह जो आप गति कर रहे हैं मंदिर के चारों ओर वह कर रहे हैं परिक्रमण। लेकिन आप स्वतः एक स्थान पर खड़े हो जाइए और आप ओनली अकेले और अपने आप को चारों ओर आप घूमिए, तो वह जो गति हुई वह हुई परिभ्रमण। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो परिभ्रमण और परिक्रमण का कॉन्सेप्ट है वह समझे होंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, और ज़्यादातर हमारे जो भाई लोग हैं उनका ये प्रश्न गलत होने वाला है। तो आप लोग धैर्यपूर्वक इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा। आपको ऑप्शन में दिया गया है 25 दिसंबर, 21 मार्च, 22 जून और 14 फरवरी। तो इसका आंसर क्या होगा। हम आपके आंसर का वेट करते हैं। आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, और आप लोग उतनी ही लाजवाब तरीके से इसका आंसर बताइए। और ज़्यादातर मेरे बंधुओं का ये गलत होने वाला है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। मेरे बहुत से भाई इसका आंसर गलत दे रहे हैं, और मेरे जितने भी दोस्त हैं अगर वो इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर जो है वह 22 जून
22 जून अगर यहाँ पर 21 जून भी होता तो भी वह आंसर आपका सही माना जाता। आंसर 21 जून है, लेकिन ऑप्शन में जो 21 जून है वह नहीं है, तो आपको जून का महीना है और जो आपको यहाँ पर आंसर दिया गया है वह 22 जून सही माना गया है। जो पेपर हुआ था यूपी पीसीएस का उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है कब होता है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं वह होता है कब होता है? आपको आंसर बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है 21 मार्च 23 सितंबर, 22 फरवरी 23 अगस्त, उसके बाद 15 अक्टूबर और 23 अप्रैल, और 22 जुलाई और 22 दिसंबर। तो फ्रेंड्स क्या कब होता है आपको आंसर बताना है। ये जो प्रश्न है वह थोड़ा सा आपके लिए आसान हो सकता है और यहाँ पर हमारे जो जितने भी भाई लोग जुड़े हुए हैं उनका आंसर ज़्यादातर इसका सही होगा। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। आंसर बताइए आप लोग। अभी आपका आंसर जो है वह सही नहीं आ रहा है। अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन जो सूर्य है वह इन दोनों दिनों में जो सूर्य है वह भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, इसी कारण जो है वह दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। आपसे पूछा जा रहा है, आप लोगों को बताना है कि क्या कारण है महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का। आपका ऑप्शन दिया गया है सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी के घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण अपकेंद्र बल और अपकेंद्र बल से। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग आंसर बताइए। अभी आपका आंसर सही नहीं आ रहा है। सभी मेरे भाई इसका आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है, ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए 100% करेक्ट आंसर है वह है सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से। जो आप सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव देखते हैं उसी के कारण ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपको दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा है और ये इसमें आपको कथन और कारण दिया गया है, तो इसमें आपको कूट के माध्यम से आंसर देना है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे पढ़िए। पहले आपको कथन ये दिया गया है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है। उसके लिए आपको कारण दिया गया है, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए। आपको कूट दिया गया है, आप लोग को कूट दिया गया है। पहला जो है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आपको सी नंबर में दिया गया है ए सही परंतु आर गलत, और आपको डी में दिया गया है ए गलत परंतु आर सही। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इस टाइप का आंसर आपको वह यूपी पीसीएस में और जो आईएएस का एग्जाम होता है आईएएस प्री का, वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका जो है आंसर दे रहे हो वह दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ए तो सही है, नहीं, इसका जो आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ए गलत है परंतु आर सही है। इसका जो आंसर 100% सही है वह है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपको दिया गया है बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो आप लोग ये बताइए कि बीएमडी परीक्षण किसके पहचान करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए। आप लोग इसका आंसर बताइए कि बीएमडी परीक्षण किसके पहचान के लिए किया जाता है। आपको ऑप्शन में दिया गया है डेंगू को, मलेरिया को, ऑस्टियोपोरोसिस को और एड्स को। आप लोग इसका आंसर बताइए। तो अगर आप इसका जो है आंसर दे रहे हो फ्रेंड्स वह दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्टियोपोरोसिस का जो परीक्षण है वह बीएमडी टेस्ट द्वारा किया जाता है। तो आपका आंसर जो फ्रेंड्स इसका बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपको दिया गया है अगला प्रश्न, आपको दिया गया है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। तो आप लोग यह बताइए कि जो एमनियोसेंटोसिस
सेंटोसिस एक तरीका है, वह क्या बताता है, अब आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है भ्रूण के लिंग को, एमिनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को, या हार्मोन के प्रकार को। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका जो आंसर है वह बताइए। आप लोगों का इसका आंसर जो फ्रेंड्स है वह गलत होने वाला है, क्योंकि आप लोग इसे शायद नहीं सुने होंगे। आप लोग बताइए, हम देखते हैं कि कितने % मेरे जो बंधु हैं वह इसका आंसर सही दे पाते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आज की इस संभावित प्रश्नों की श्रेणी में रखे गए हैं। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक पूरी क्लास को देखते चलिएगा और मेरे साथ अंत तक बने रहें। और अंत में ये बताइएगा कि आज आपके जो हमने जितने भी प्रश्न रखे हैं उनमें से आपके कितने भी प्रश्न सही होते हैं। तो आप लोग आंसर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर आपने इसका आंसर जो दिया है वह दिया है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है, वह बताता है भ्रूण के लिंग को, कि वहाँ पर जो है वह मेल है या फीमेल है, इसको बताता है। चलिए देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि निम्न में से कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। आपको ऑप्शन दिया गया है प्लेग, पीत ज्वार, मलेरिया या डेंगू, कौन सा नहीं होता है ये आपको बताना है। आप लोग आंसर बताइए इसका, बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। अभी मेरे कोई भी भाई का आंसर जो है वह सही नहीं आ रहा है। आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए प्लेग, वह मच्छर के काटने से नहीं होता है, वह चूहों से फैलने वाली बीमारी है प्लेग। तो आपका आंसर जो बनेगा इसका बनेगा वह ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है। आपसे पूछा जाता है कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है और आपको ऑप्शन दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज, हैजा, रिंगवर्म या अस्थमा। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ये यूपीपीसीएस का पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है। अगर मेरे सारे बंधु लोग इसका आंसर जो है वह दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, एलर्जी के कारण जो बीमारी होती है वह अस्थमा होती है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बिल्कुल सही है, अस्थमा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जिसे आप डीआरडीओ कहते हैं, डीआरडीओ ने ल्यूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है, इसका इस्तेमाल डैश के उपचार में किया जाएगा। तो आप लोग ये बताइए कि जो ल्यूकोस्किन नामक डीआरडीओ ने एक औषधि विकसित की है उसका उपचार किसके लिए किया जाएगा। आपको दिया गया है ऑप्शन ल्यूकेमिया, ल्यूकोडर्मा, फेफड़े का कैंसर या ल्यूकोरिया। तो आपको बताना है, आप लोग इसका आंसर बताइए कि जो ल्यूकोस्किन है उसका जो औषधि है उसका उपचार इस्तेमाल किसके उपचार के लिए किया जाएगा। आपको आंसर बताना है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका जो आंसर दिया है कि ल्यूकोस्किन जो एक औषधि है उसका जो उपचार है वह ल्यूकोडर्मा में किया जाएगा, तो आपका आंसर फ्रेंड्स जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार एशिया का पहला देश कौन सा है जिसने माता से बच्चे को होने वाले HIV का उन्मूलन कर दिया है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि एशिया का कौन सा ऐसा देश है जिसने माता से बच्चे में होने वाले HIV का उन्मूलन कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपको इसको बताना है और आपको ऑप्शन में दिया गया है मलेरिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया या म्यांमार। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग बताइए, हम आपके आंसर का इंतजार करते हैं। अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है जो थाईलैंड है वह माता से बच्चों में होने वाले HIV का पूरी तरह से उन्मूलन कर चुका है, तो इसका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, फुसफुस धूम्रता जिसे आप न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत करते हैं, वह आप लोग बताइए कि वह कहाँ कार्यरत करते हैं। चर्म शोधन, आपको ऑप्शन दिया गया है चर्म शोधनशालाओं में, कोयला खनन उद्योग में या मध्य निर्माणशालाओं में या शीशा उद्योग में। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है प्रश्न, लेकिन आप लोग आंसर बताने की कोशिश करें। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, हम आपके आंसर का वेट करते हैं। अगर आपने जो इसका आंसर दिया है फ्रेंड्स वह दिया है ऑप्शन नंबर बी,
कोयला खनन उद्योग में, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि, यहाँ पर क्या होता है, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि क्या होता है, अब आपको बताना है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि यहाँ क्या होता है। तो आप लोग आंसर बताइए फ्रेंड्स। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, आप लोग जनरली खुजली करते रहते, तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर बताइए। आपको दिया गया है, इससे त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है, इससे रोगाणु मर जाते हैं। आपको फिर से दिया गया है, इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क में प्रतिहिस्टामाइन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने में निर्देश देती हैं, इससे खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइम का दमन होता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए। जो इसका आंसर है, अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क में प्रतिहिस्टामाइन रसायनों के उत्पादन बढ़ाने को निर्देश देती हैं, तो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है, केवल दाएं हाथ में, केवल बाएं हाथ में, केवल दोनों पैरों में, दोनों पैरों और हाथों में। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। जो टेट्राप्लेजिया है, आप लोग इसका आंसर बताइए दोस्त कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे सारे भी बंधु भाई जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ और मुझ पर विश्वास करते हैं कुछ, वो इसका आंसर दीजिएगा। अगर वो इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, दोनों पैरों और दोनों हाथों में अगर पक्षाघात होता है तो उसे हम टेट्राप्लेजिया कहते हैं, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपको दिया गया है फिर से कथन ए और कारण आर, आपको इसका आंसर जो है वह कूट के माध्यम से बताना है। तो आप लोग पहले कथन को पढ़िए। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। और जो इसका कारण दिया गया है, लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारे के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो आप लोग इसका जो आंसर है वह बताइए। फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर जो है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, या तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको जो यह दिया गया है, लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारे के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता नहीं, आपको यह गलत दिया है। लोहे का अपेक्षिक घनत्व जो है वह पारे की अपेक्षिक घनत्व से कम होता है। तो इसका जो फ्रेंड्स आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समय मापक विज्ञान है, आप लोग इसका आंसर बताइए कि समय मापक विज्ञान कौन सा है। आपको आंसर बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है, होरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोग्राफी या हाइड्रोलॉजी। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि समय मापक विज्ञान है क्या है। आपको आंसर बताना है इसका। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए, हारोलॉजी, जो हारोलॉजी है वह समय मापक विज्ञान है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। आपको दिया गया है एक तरफ फायदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और अल्टीमीटर। इसको आपको सही सुमेलित करके कूट के माध्यम से आंसर देना है। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। आंसर बताइएगा आप लोग इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे सुमेलित कर लिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, इसका जो आंसर होना चाहिए वह है फायदोमीटर। जो हम फायदोमीटर से मापते हैं वह मापते हैं समुद्र की गहराई, और जो बैरोमीटर है उससे हम मापते हैं वायुमंडलीय दाब। उसके बाद आप लोग ये बताइए, जो हाइग्रोमीटर है इससे हम मापते हैं जो है वह हाइग्रोमीटर से, अल्टीमीटर से तो हम ऊंचाई मापते हैं और हाइग्रोमीटर से वायु की अपेक्षिक घनत्व मापते हैं। तो इसका आंसर जो बनेगा वह बनेगा 4 यानी डी। इसका जो आंसर वह क्या बनेगा 4, 1, उसके बाद जो बनेगा वह बनेगा सी, और उसके बाद जो बनेगा वह बनेगा डी। इसका जो आंसर है आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसका जो आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड देखिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, आपको फिर से दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपको दिया गया है एनेमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ और हाइग्रोमीटर। तो आप लोग इसे सुमेलित कीजिए, फिर आप लोग आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, आप लोग इसे सुमेलित कीजिए, फिर आप लोग आंसर बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने सुमेलित किया होगा। अगर फ्रेंड्स आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी, जो एनेमोमीटर है उससे हम वायु का वेग मापते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, और जो बैरोग्राफ है इससे जो हम मापते हैं वह मापते हैं वायुमंडलीय दाब, और जो हाइग्रोग्राफ है उससे वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। तो इसका जो आंसर फ्रेंड्स बनेगा वह करेक्ट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऑक्साइनोमीटर का प्रयोग करता है, आपसे ऑक्साइनोमीटर का प्रयोग करता है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि ऑक्साइनोमीटर का प्रयोग करता है। आपको आंसर बताना है प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, वृद्धि दर मापने में, रसाकर्षण की दर मापने में, और जो ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि जो ऑक्साइनोमीटर है उससे हम क्या करते हैं। आपको आंसर बताना है ऑक्साइनोमीटर का प्रयोग करते हैं किस लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका जो आंसर है वह दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ यानी वृद्धि दर मापने में जो ऑक्साइनोमीटर का प्रयोग है वह किया जाता है, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको यह बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको दिया गया ओडोमीटर, ओंडोमीटर, आइडियोमीटर और एमीटर। तो आप लोग इसका आंसर वो बताइए कि इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग इसे पढ़िए। ओडोमीटर के सामने आपको दिया गया है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र। यह तो बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। उसके आगे दिया गया है ओंडोमीटर, ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया गया है आइडियोमीटर, जो आइडियोमीटर है वह ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। यह भी बिल्कुल सही हुआ। लेकिन जो है आपको दिया गया है एमीटर, यह विद्युत शक्ति मापक यंत्र है, यह गलत है। तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो आप लोग आंसर बताइए कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। आपको आंसर बताना है। आपको दिया गया है क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, आइडियोफोन और आइडियोमीटर। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्या होने वाला है। अगर आपने जो इसका आंसर है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो आइडियोमीटर है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है। तो आप लोग आंसर बताइए। जो पर्व है ना कि यहाँ पर जो पूर्व आपको दिया गया है वह गलत दिया गया है। यहाँ पर आपको लिखना है पर्व, ऐसे है पर्व। आप लोग यहाँ पर बताइए जो पर्व है वह किसके धार्मिक ग्रंथ है, ना कि पूर्व। तो आप लोग बताइए पर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं। आप लोग फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए। जैनों के, बौद्धों के, या सतनामियों के, या कबीरपंथियों के। आप लोग इसका आंसर वह बताइए कि पर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं। अगर आपने जो इसका आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो पर्व है वह कबीरपंथियों के धार्मिक ग्रंथ है, तो आपका आंसर जो है फ्रेंड्स वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, आपको बताना है कि आपको दिया गया है कथन और कारण। तो आप लोग पढ़िए फिर आंसर बताइएगा। कथन आपको दिया गया है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। आपको दिया गया है कारण, कृषि में कीटों और पिटाकों का हत्याकरण होना शामिल है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर जो बनेगा वह क्या बनेगा। कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है। आपको ए दिया गया है कारण, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। और आपको बी में दिया गया है ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में दिया गया है ए सही परंतु आर गलत, और जो डी में दिया गया है वह ए गलत और आर सही। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, आप लोग आंसर बताइए कि जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, आप लोग इसका आंसर बताइए। आपको आंसर बताना है, आपको दिया गया है आनंद, राहुलो भद्र, मक्खली, घोषाल या उपाली। आप लोग इसका आंसर बताइए फट से। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है वह मक्खली घोषाल हैं, तो आपका आंसर जो बनेगा वह 100% सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है आजीवक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या लोकायत। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। हम आपके आंसर का इंतजार करते हैं, आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध की राजधानी नहीं रहा, तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि कौन सा एक है जो मगध की राजधानी कभी नहीं रहा है। तो आप लोग आंसर बताइए। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी में से आपको आंसर बताना है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो कौशाम्बी है वह कभी भी मगध की राजधानी नहीं रहा है, तो आपका आंसर जो फ्रेंड्स बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण बस वह अपने पुत्र से मारा गया, तो आपको इसका आंसर बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदशक। तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका जो आंसर है वह दे रहे हो अजातशत्रु, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूक्ति तत्त्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है, तो आप लोग बताइए कि जो तत्त्वमसि है वह किस उपनिषद में मिलता है। आप लोग इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, छांदोग्य, मुंडक, मांडूक या ईशावास्य। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि किस उपनिषद में मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए, छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि मिलता है, तो आपका आंसर जो फ्रेंड्स बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसको वर्ण संकर समझा जाता है। आपसे फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि किसको वर्ण संकर समझा जाता है। आपको ऑप्शन दिया गया है, जारज, जन्म, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह, विवाह के लिए वर्ण की सीमा का अतिक्रमण या वर्णाश्रम धर्म का समर्थन। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि किसको वर्ण संकर समझा जाता है। अगर आपने फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी, विवाह के लिए वर्ण की सीमा का अतिक्रमण, उसे वर्ण संकर समझा जाता था, तो आपका आंसर जो है वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, द्विज किसे कहा जाता था, तो आप लोगों को आंसर बताना है और आज का संभवतः ये अंतिम प्रश्न है, तो आप लोग आंसर बताइए कि द्विज किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर बताइए। आपको दिया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण वैश्य शूद्र या शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण, तो किसे द्विज कहा जाता है। आपको आंसर बताना है। अगर आपने जो इसका आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है, तो आपका आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल जल्द ही ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर अभी हम क्लास के तुरंत बाद PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।